I'm getting stuck on this one because of my safety filters. What else is on your mind? Let's see if I can be more helpful with something else. I'm getting stuck on this one because of my safety filters. What else is on your mind? Let's see if I can be more helpful with something else. डिप्टी रसेल मैदान खाली कराता है जबकि शेरिफ डेविड रोरी के पास जाता है और उसे शराबी समझकर धीरे से उससे हथियार छुड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि रोरी अपनी शॉटगन चलाने ही वाला होता है, इसलिए डेविड तुरंत प्रतिक्रिया देता है और पहले गोली चलाकर उसे मार देता है। शाम को डेविड रोरी की पत्नी पेगी और उसके बेटे कट से मिलता है और उनसे माफी मांगते हुए समझाता है कि रोरी नशे में था इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन पेगी उस पर विश्वास नहीं करती और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि रोरी सालों से नशा मुक्त था। अपराध बोध डेविड को सोने नहीं देता, लेकिन उसकी गर्भवती पत्नी जूडी कहती है कि उसने सही काम किया। अगले दिन डेविड को लैब से फोन आता है और वह ये जानकर हैरान रह जाता है कि रोरी के खून की जांच में अल्कोहल नहीं था और यह जांच 2 बार की गई थी। उलझन और परेशानी में डेविड मैदान में जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल बेन को शून्य में घूरते हुए पाता है, जो कुछ हद तक रोरी जैसा दिख रहा है। डेविड को उसे होश में लाने और थोड़ी बातचीत करने के लिए कई बार उसका नाम पुकारना पड़ता है। इस बीच अस्पताल में डिएड्रे अपने पति बिल को डॉक्टर जूडी को दिखाने लाती है। बिल कसम खाता है कि वह बस थका हुआ है और ये कोई गंभीर बात नहीं है। वह थोड़ा खोया खोया सा भी लगता है। जब जूडी उससे दूसरा सवाल पूछती है तो वह बस वही जवाब दोहराता रहता है। शाम को डिएड्रे गराज में एक शोर सुनती है और जांच करने के लिए भागती है, जहां उसे ट्रैक्टर चालू मिलता है पर बिल कहीं नहीं दिखता। उसे बंद करने के बाद डिएड्रे को अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए वापस घर की ओर दौड़ती है। उसका कमरा खाली देख वह घबरा जाती है, लेकिन बच्चा उसे ढूंढ लेता है और उसे चुप रहने को कहता है। वे अलमारी में छिप जाते हैं क्योंकि बच्चा बताता है कि बिल के पास चाकू है। उसी पल उन्हें बिल के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वे शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बिल उन्हें ढूंढ ही लेता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। अपने परिवार की हताश चीखों को अनसुना करते हुए बिल पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है। जब तक पुलिस और दमकलकर्मी घर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डिएड्रे और बच्चा मर चुके होते हैं। जाहिर तौर पर जब उसका घर जल रहा था तब बिल बस घास काट रहा था, और जब गुस्से में जूडी उस पर चिल्लाती है तो बिल बस सीटी बजाता है। बाद में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वह अपनी कोठरी में खड़ा होकर बस शून्य को घूरता रहता है। शहर के बाहर 3 शिकारी दलदल की ओर जा रहे होते हैं, तभी वे पेड़ों में फंसे एक पैराशूट को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब वे पानी से सिरा बाहर खींचते हैं तो वे एक आर्मी पायलट की लाश देखकर चिल्ला उठते हैं। जल्द ही पुलिस जांच के लिए आती है और रसेल को दलदल में विमान दुर्घटना की अफवाह याद आती है, जो उस समय एक बड़ा झूठ लग रही थी क्योंकि इतनी बड़ी चीज बिना ध्यान दिए नहीं गिर सकती। डेविड और रसेल नाव लेकर दलदल में जाने का फैसला करते हैं और पानी के नीचे एक विमान देखकर दंग रह जाते हैं। आसमान में एक ड्रोन कैमरा कंटेनमेंट प्रोटोकॉल शुरू करें शब्दों के साथ शहर पर जूम करता है। एक थ्योरी को ध्यान में रखते हुए डेविड शोध करता है कि शहर की पानी की आपूर्ति कहाँ से आती है और पुष्टि करता है कि यह उसी दलदल से है, और यह जिस पहले घर में पहुंचती है वह डरावना है। बिना किसी समाचार कवरेज के एक सेना के विमान का नदी में गिरना बहुत संदिग्ध है, इसलिए डेविड को लगता है कि विमान पानी को दूषित कर रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। वह और रसेल मेयर के पास जाकर पानी की आपूर्ति बंद करने को कहते हैं, लेकिन मेयर मना कर देता है क्योंकि पानी बंद करने से फसलें बर्बाद हो जाएंगी और पूरा शहर दिवालिया हो जाएगा। अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित डेविड सीधे आदेशों को अनदेखा करने का फैसला करता है और खुद पानी की आपूर्ति बंद करने चला जाता है, यहाँ तक कि वाल्व भी निकाल देता है ताकि कोई उसे दोबारा चालू न कर सके। जब वे स्टेशन लौटते हैं तो अपनी कोठरी के फर्श पर बिल को खून से लथपथ देखकर वे परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह मर गया है, लेकिन जब वे करीब जाते हैं तो बिल जाग जाता है और ज़ोंबी की तरह दिखते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करता है। डेविड को एहसास होता है कि बिल को अब तक ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन जब वह अपने वरिष्ठों से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि फ़ोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं और इंटरनेट भी बंद है। फिर डेविड बाहर जाता है तो देखता है कि पूरा शहर सुनसान है, सिवाय एक महिला के जो बच्चे की साइकिल पर गुजर रही है। उसी समय एक रहस्यमयी काली कार उसकी तस्वीरें लेती है, लेकिन जब डेविड उसके पास जाने की कोशिश करता है तो कार तेजी से निकल जाती है। इसके बाद डेविड मुर्दाघर जाता है और जब वह पहले शव की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके मुंह और आंखें सिली हुई हैं। दूसरी मेज से आने वाला शोर बताता है कि वह शरीर अभी भी जिंदा है, और जब डेविड उसे देखता है तो उसका चेहरा भी सिला हुआ मिलता है। डेविड धागा काटने की कोशिश करता है और तभी मेडिकल एग्जामिनर उसे पीछे से मारे उससे ठीक पहले वो आदमी उसे चेतावनी देता है। ऐसा लगता है कि यह आदमी भी संक्रमित है और फिर उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि वो बोन कटर से डेविड को मारने की कोशिश करता है, जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है।
डेविड केबल को खींचता है ताकि कटर उल्टा एग्जामिनर को ही लग जाए और आखिरकार वो मारा जाता है। हालांकि कटर फर्श पर उछलने लगता है और डेविड के पीछे आता है, लेकिन रसेल उसे सही समय पर बचा लेता है। इसके बाद डेविड घर जाता है और अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी मना कर देती है क्योंकि आपात स्थिति में शहर को एक डॉक्टर की जरूरत है। अचानक जूडी को अपने घर के बाहर कोई दिखता है और डेविड तबेले की जांच करने बाहर जाता है, जहां सेना उसे गिरफ्तार कर लेती है। वे उसे खींचकर एक बस में ले जाते हैं जहां उसे जूडी और रसेल समेत कई अगवा किए गए स्थानीय लोग मिलते हैं। बस उन्हें एक सैन्य शिविर में ले जाती है जो उन्होंने स्थानीय स्कूल में बनाया है, जहां लोगों को बाड़ों के पीछे रखा जा रहा है। समूह को रेडियोधर्मिता और शरीर के तापमान की जांच के लिए कुछ टेंटों से होकर ले जाया जाता है और खराब रिपोर्ट आने वाले सभी लोगों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है, चाहे वे बच्चे ही क्यों न हों। दुर्भाग्य से जूडी का तापमान ज्यादा है और सैनिक उसे ले जाते हैं, जिससे डेविड अपने पकड़ने वालों से भिड़ जाता है। हालांकि उसे आसानी से काबू कर लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। जूडी को एक स्ट्रेचर से बांधकर अंदर ले जाया जाता है, जहां वह बहुत सारे सैनिक, मास्क, तड़पते हुए स्थानीय लोग और खून के धब्बे देखती है। जब वे उसे बेहोश करने आते हैं तो वह खुद को चीखने से नहीं रोक पाती। जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है जहां दर्जनों लोग स्ट्रेचर से बंधे हुए हैं और उसे बाहर हिंसा का शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि एक कार कैंप के बाड़ों से टकरा गई है और लोग भागने के मौके का फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, एक हिंसक दंगा भड़क जाता है और संक्रमित लोग घेरे को तोड़ देते हैं। ऐसी अफरा तफरी को काबू करने में असमर्थ होकर सैनिक और डॉक्टर हेलीकॉप्टरों में भाग जाते हैं और मरीजों को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ छोड़ देते हैं। इसी बीच डेविड की आंख एक ट्रक के अंदर खुलती है जो उसे दूसरे कैंप में ले आया है, जहां हर किसी को एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो ये बताता है कि वे संक्रमित नहीं हैं। जाहिर तौर पर सभी स्वस्थ लोगों को दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, लेकिन डेविड जूडी के बिना जाने से मना कर देता है। एक पड़ोसी उसे बताता है कि शहर को सील कर दिया गया है और हर हाईवे पर नाकाबंदी कर भागने की कोशिश करने वाले पूरे परिवारों को गोली मार दी गई है, लेकिन डेविड उसे काया कहता है। कुछ देर बाद डेविड वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिल को फर्श पर मृत पाता है। उसे अपनी बंदूक मिल जाती है और आहट सुनकर वो निशाना साधता है, लेकिन वो सिर्फ रसेल होता है। बाहर से काली कार गुजरने की आवाज सुनकर दोनों तुरंत छिप जाते हैं और डेविड बताता है कि जूडी को सिर्फ बुखार है क्योंकि वो गर्भवती है, इसलिए रसेल उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वापस जूडी के पास उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त बेका उसके पास के स्ट्रेचर पर है। उनकी बातचीत अचानक एक अजीब आवाज से रुक जाती है और एक परछाई सामने आती है जो बेन है, जो खून से लथपथ है और हाथ में खेती का कांटा लिए हुए है। साफ तौर पर संक्रमित होने की वजह से वह कमरे में घूमने लगता है और बिना किसी रहम के मरीजों को कांटे से मारने लगता है। आखिरकार वह बेका के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाए, जूडी उसे भटकाने के लिए चिल्लाती है। फिर बेन उसकी ओर बढ़ता है और कांटा उठाता है। तभी डेविड और रसेल उसे गोली मार देते हैं। वे लोग जूडी और बेका को बचाते हैं और बाहर जाते हैं, जहां उन्हें दंगे के कारण हुई भारी तबाही और नरसंहार दिखता है। फिर समूह शहर को पार करना शुरू करता है, जहां सब कुछ तबाह और आग की लपटों में घिरा होता है। वे एक पागल व्यक्ति को कार पर घूंसे मारते हुए भी देखते हैं, लेकिन गनीमत है कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जब वे चलने लायक कार ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है और वे ट्रक के पीछे छिप जाते हैं। पता चलता है कि शिकारी लोगों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें गोली मारकर लाशों को अपने ट्रक के पीछे फेंक रहे हैं। सौभाग्य से वे जल्द ही वहां से चले जाते हैं और समूह आगे बढ़ पाता है। आखिरकार वे बेका के बॉयफ्रेंड के घर के पास पहुंचते हैं, तो वह उसे ढूंढने के लिए तेजी से भागती है। स्कॉटी हथियार तानकर उनका स्वागत करता है, लेकिन जब डेविड अपनी बंदूक उस पर तानता है तो स्कॉटी माफी मांगता है और कहता है कि वह बस पक्का करना चाहता था। वह बताता है कि उसकी मां भी ठीक है और सामान इकट्ठा कर रही है, लेकिन तभी लोगों को पास आते देख उनकी बात कट जाती है। समूह तबेले में छिप जाता है और देखता है कि कैसे सैनिकों की एक टुकड़ी घर को घेर लेती है और बूढ़ी महिला को बाहर खींचकर उसकी जांच करती है। स्कॉटी यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और डेविड की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मां को बचाने के लिए बाहर दौड़ पड़ता है, जिसके बाद सैनिक उन दोनों को गोली मार देते हैं और लाशों को जलाने के लिए फ्लेमथ्रोवर का इस्तेमाल करते हैं। सैनिकों को इलाके की तलाशी लेने का आदेश मिलता है और उनमें से एक तबेले में घुसता है, लेकिन डेविड और रसेल उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं और बंदूक की नोक पर पीछे ले जाते हैं। वो कम उम्र का सैनिक समझाता है कि उसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। उसकी टुकड़ी को बस आदेश पर यहाँ लाया गया था। उसने नागरिकों पर गोली चलाने के लिए फौज ज्वाइन नहीं की थी और कसम खाता है कि अगर वे उसे जाने देंगे तो वो किसी को उनके बारे में नहीं बताएगा। डेविड उसे डरा धमका कर एक मौका देता है और सैनिक बाहर जाकर दूसरों से कह देता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए सबको चलना चाहिए। और फिर अगली सुबह ये पूरा समूह सुरक्षित डेविड के घर पहुंच जाता है।
I can't answer this one because my safety filters stepped in. If there's something else you had in mind, let's try that. नीचे डेविड एक आवाज सुनता है और नर्सरी की ओर भागता है, जहां उसे जूडी एक कुर्सी से बंधी मिलती है। अचानक एक संक्रमित कट उस पर जानलेवा हमला कर देता है, और जब डेविड अपनी गिरी हुई बंदूक उठाने की कोशिश करता है, तो पेगी उसके हाथ पर चाकू घोंप देती है, जिससे उसका हाथ फर्श पर ही फंस जाता है। फिर वह बंदूक उठाती है और जूडी पर निशाना साधती है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए डेविड उसे याद दिलाता है कि उसने ही उसके पति को मारा था। पेगी बंदूक उसकी ओर घुमाती है, लेकिन डेविड फुर्ती से उसे निहत्था कर देता है और अपना हाथ छुड़ाकर कट को पीछे धकेलता है और पेगी को चाकू मारकर खत्म कर देता है। फिर कट बंदूक उठा लेता है और डेविड को मारने ही वाला होता है, लेकिन रसेल खिड़की से गोली चलाकर उसे पहले ही मार देता है। बाद में डेविड जूडी को आज़ाद करता है, जबकि रसेल सावधानी के तौर पर लाशों पर कुछ और गोलियां चलाता है। इससे जूडी परेशान हो जाती है और उसे डर है कि कहीं रसेल भी संक्रमित न हो, लेकिन डेविड कहता है कि वे अपनी जान के खुद मालिक हैं। समूह कार में निकल जाता है और कुछ देर चलने के बाद बेका को खांसी होने लगती है। रसेल को लगता है कि वह संक्रमित हो सकती है और जल्द ही सब आपस में बहस करने लगते हैं। उसी पल उन्हें एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखता है, इसलिए पकड़े जाने से बचने के लिए डेविड कार मोड़ देता है और एक कार वॉश के अंदर छिप जाता है। जब वे हेलीकॉप्टर के जाने का इंतजार करते हैं, बेका बाहर किसी को देखती है और अचानक प्लेटफॉर्म हिलने लगता है क्योंकि मशीन चालू हो जाती है। डेविड कार बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कार प्लेटफॉर्म में फंसी होती है। जल्द ही संक्रमित कर्मचारियों का एक झुंड गाड़ी को घेर लेता है और उन पर हमला कर देता है और अंदर पहुंचने के लिए खिड़कियां तोड़ देता है। जब डेविड उनमें से एक से लड़ता है, तो दूसरा बेका की ओर बढ़ता है, इसलिए वह उसका सिर कार पर मारकर उसे लात मारकर गिरा देती है। काफी संघर्ष के बाद डेविड भी दूसरे आदमी को धक्का देने में कामयाब होता है और आखिरकार कार आगे बढ़ाता है, लेकिन कार के पीछे एक और कर्मचारी आ जाता है और बेका के गले में पाइप डाल देता है, जिससे वह बाहर खींच जाती है और मारी जाती है। डेविड कार रोकता है और जब वह और रसेल उन पागलों को मारते हैं, जूडी बेका की ओर दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है और उनकी कार को उड़ा देता है। इसके बाद बाकी बचे तीनों सड़क पर चलने लगते हैं और आखिरकार उन्हें रसेल का ट्रक मिलता है, जो कीलों से खराब हो गया था। उसी समय वे रहस्यमयी काली कार को आते देखते हैं और डेविड फैसला करता है कि उन्हें उसे चुरा लेना चाहिए, लेकिन रसेल बेवजह आक्रामक हो जाता है और सड़क पर कीलें फेंक देता है, जिससे कार पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कार से एक एजेंट रेंगते हुए बाहर निकलता है और रसेल उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रोकता है और जवाब मांगता है। एजेंट कहता है कि विमान एक प्रोटोटाइप जैविक हथियार ले जा रहा था जिसे आबादी को अस्थिर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह तब दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब उसे नष्ट करने के लिए टेक्सास ले जाया जा रहा था। संक्रमण फैलने का समय 48 घंटे है। गुस्से में डेविड उस आदमी को मुक्का मारता है और कहता है कि वह उसकी मदद चाहता है, लेकिन रसेल एक गोली से उस आदमी को मार देता है और डेविड इस सच को स्वीकार कर लेता है कि उसका दोस्त जरूर संक्रमित हो गया है। डेविड रसेल से उसकी राइफल छीन लेता है, लेकिन रसेल जाहिर करता है कि उसके पास एक और बंदूक है और वह उसे उन पर तान देता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसने कितनी बार उनकी जान बचाई है। फिर रसेल उन दोनों को बंधक की तरह आगे बढ़ने को कहता है। कुछ देर चलने के बाद रसेल राइफल की सारी गोलियां हवा में चला देता है और डेविड उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब रसेल बंदूक नीचे करता है, डेविड उसे मुक्का मारकर हथियार ले लेता है और जब वह आसमान की ओर देखता है, तो रसेल आखिरकार मान लेता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह अपने आखिरी पलों में उनका साथ पाने के लिए थोड़ी देर और उनके साथ चलने की गुजारिश करता है। कुछ समय बाद समूह को पता चलता है कि हाईवे की ओर जाने वाला रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। रसेल कहता है कि वह उनके लिए कुछ समय निकाल सकता है, इसलिए डेविड उसे बंदूक दे देता है और रसेल सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। वह अपनी बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पहले ही ढेर कर देते हैं। फिर भी डेविड और जूडी के लिए छिपकर शहर की सीमा पार करने के लिए ये समय काफ़ी है। आखिरकार वे एक ट्रक स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां वे 3 भरे हुए ट्रक पाकर परेशान हो जाते हैं, जिन्हें स्वस्थ लोगों को निकालने के लिए आना था, लेकिन वे सब मर चुके हैं। गोलियों के खोखे इशारा करते हैं कि यह सब सरकार की ही योजना थी। सौभाग्य से पास में ही एक सामान्य ट्रक उपलब्ध है, इसलिए डेविड भागने के लिए सामान जुटाने लगता है। उसी समय उसे एक आर्मी रेडियो मिलता है और वह एक संदेश सुनता है कि 10 मिनट में कुछ बड़ा होने वाला है। जब वह गराज में जाता है, तो उसे शिकारियों का ट्रक लाशों के साथ मिलता है, जिसका मतलब है कि वे यहीं कहीं होंगे। अचानक इमारत की बिजली चली जाती है। जूडी को एक परछाई दिखती है तो वह तुरंत छिप जाती है और एक चाकू उठा लेती है, लेकिन जब शिकारी उसे ढूंढ लेते हैं तो वह भागने लगती है और एक कमरे में जा छिपती है, जहां उसे और भी कई लाशें पड़ी हुई मिलती हैं और वह दहशत से कांपने लगती है। जब एक शिकारी इस कमरे की तलाशी लेने आता है,
तो जूडी अपनी घृणा को दबाकर लाशों के बीच छिप जाती है ताकि शिकारी उसे देख न पाए और वहां से चला जाए। जूडी दरवाजे की ओर बढ़ती है और जब कोई उसे छूता है तो वह लगभग चीख पड़ती है, लेकिन किस्मत से वह सिर्फ डेविड होता है। फिर वो जोड़ा ट्रक की ओर भागता है और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो एक लाश बाहर गिर जाती है। वे गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन डेविड ने ऑफिस से जो चाबियां ली थीं उनमें से कोई भी काम नहीं करती, इसलिए उसे चाबियों का दूसरा सेट खोजने के लिए उस गिरी हुई लाश की तलाशी लेनी पड़ती है। वह उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता एक शिकारी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे लड़ाई में घसीट लेता है। दूसरा शिकारी ट्रक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी तुरंत उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। कुछ वार करने के बाद डेविड शिकारी पर तेल डालने में कामयाब हो जाता है और अपने लाइटर से उसे आग लगा देता है और खुद को लपटों से बचाने के लिए दूर लुढ़क जाता है। उसके बाद वो जोड़ा ट्रक में बैठकर निकल जाता है और चूंकि डेविड अपने साथ मिलिट्री रेडियो लाया था, वे एक उल्टी गिनती सुनते हैं जो जल्द ही 0 तक पहुंच जाती है। अचानक उन्हें एक धमाका सुनाई देता है और जैसे ही एक बहुत तेज रोशनी पूरे इलाके को रोशन करती है, उन्हें एहसास होता है कि सेना ने उनके शहर को उड़ा दिया है। बम से इतनी जोरदार लहर उठती है कि वह ट्रक तक पहुंच जाती है और उसे सड़क से नीचे फेंक देती है। सौभाग्य से वे दोनों बच जाते हैं, इसलिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने प्यारे गृहनगर को खंडहर में बदलते देखते हैं। फिर वे पास के शहर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इस बात से अनजान की ड्रोन कैमरा उन पर नजर रख रहा है और स्क्रीन पर कंटेनमेंट प्रोटोकॉल शुरू करने के शब्द दिखाई देते हैं। इस बीच देशभर के समाचारों में बताया जाता है कि शहर में एक सामान्य आग लग गई थी जिसे हवा के कारण रोका नहीं जा सका, और कुछ लोगों ने जो विस्फोट देखा था वह एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में हुआ हादसा था। वहां मौके पर एक रिपोर्टर मौजूद है, लेकिन तभी अचानक एक संक्रमित व्यक्ति प्रसारण को बीच में ही रोक देता है और इसी के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है।